फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है कंप्लीट वन शॉट होने वाला है आपका किसका। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का जो आपका एग्जाम है वो है 8 तारीख को, ठीक है। एंड 8 तारीख को एग्जाम है, दिन पड़ रहा है सैटरडे, ठीक है। तो भैया 8 तारीख को एग्जाम है एंड भैया आपने इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिए, वन शॉट अपलोड कर दिए, तो हम प्रिपरेशन शुरू कर दें। हाँ तो भैया फाइनली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी साइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जा चुके हैं। एंड आधे घंटे 2 घंटे में ये वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड होता है ये आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो देखो जाके मैंने डाल दिया है। एंड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसा कि अपन ने बीएमई के टॉप 5 में बोला था, तो सेम टू सेम वैसे ही पेपर आया जो अपन ने बताया था। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एंड बाकी चलो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स नहीं, ये नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा जो कि इंजीनियरिंग बॉयज़ की तरफ से फॉर्मेट चेंज करके ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो ना बाकी आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, एंड हमारा जो लिंक्डइन है, एंड हमारा टेलीग्राम, प्लीज़ इनको फॉलो करके जरूर रखिएगा। आपको इसमें से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सो देखो यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 1 to 5 पढ़ाने वाला हूँ। 2 घंटे 1.5 घंटे जितने भी घंटे होते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो यूनिट नंबर 1 है आपका कॉमन एरर राइटिंग पे, जिसमें हमें आर्टिकल पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड यूनिट नंबर 2 क्या है हमारा वोकेबलरी बिल्डिंग एंड कंप्रेंशन। एंड यूनिट नंबर 3 कम्युनिकेशन। एंड 4th डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। एंड 5th पे है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो हम यूनिट नंबर 1 बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये ग्रामर है। एंड यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जो हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। सो मैं वही कवर करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूव क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन देखो एक एक चीज पढ़ाऊंगा। हाँ एक चीज और प्लीज मेरे को पहले ये डिस्कस कर लेने दो आपके साथ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया हम अपने मन से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बिल्कुल तुम अपने मन से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सपोज जैसे मैं ये डेफिनेशन तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो प्लीज ये आप अपने मन से लिख सकते हो। देखो मीनिंग ये सेम होना चाहिए एंड वर्ड्स आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया है। एंड एक चीज ध्यान रखना, आप अपने मन से लिख सकते हो, बस लिखना रिलेटेड वर्ड ही है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन जो है हमारा, कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है, कम्युनिकेशन हमारा एक लेटिन वर्ड है। क्या है, एक लेटिन वर्ड है, ठीक है। कम्युनिस्ट लिया गया है, कम्युनिस्ट यहाँ से आया है जिसका मीनिंग क्या है, टू शेयर। ध्यान से सुनना, जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, एक लेटिन वर्ड है जो कि कम्युनिस्ट से आया है जिसका मीनिंग है टू शेयर। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स या फीलिंग एक व्यक्ति से, मतलब एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक ट्रांसफर होती है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। एंड जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एंड ये एक प्रोसेस है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में आइडियाज शेयर कर रहा हूँ, थॉट शेयर कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो सेंडर कौन हुआ, मैं। आप कौन हुए, रिसीवर हुए, ठीक है। तो आप तक बातें मेरी पहुंच रही है तो आप क्या हुए, रिसीवर हुए, ताकि अपन के बीच में क्या हो सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, ठीक है। अब भैया पर्पस क्या होता है, तो पर्पस देखो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना और अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो देखो सबसे बड़ा पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, कि हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे हम कुछ भी शेयर करें। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन शेयर होगा या एक्सचेंज होगा और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। फिर आता है रिलेशन बिल्डअप करना, तो रिलेशन बिल्डअप करना पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों, ठीक है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन को पॉसिबल बनाना। तो देखो रिलेशन भी बनेगा एंड डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन को पॉसिबल भी होगा, ठीक है। अब देखो अब आता है इसका वर्किंग स्टेप। तो देखो इसमें वर्किंग क्या, कम्युनिकेशन कब तक सक्सेसफुल होता है, तो कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होता है जब सेंडर को इंटेंड मैसेज रिसीवर तक बिना डिस्टोर्शन के पहुंचाना हो और रिसीवर करेक्टली इंटरप्रेट करे। ये एक टू वे प्रोसेस होती है। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन मतलब इनकम्प्लीट होता है। देखो जो हमारा कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होता है, जब हमारा जो सेंडर रहता है, सेंडर रिसीवर को क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है बिना कोई डिस्टॉर्शन के। एंड जो हमारा रिसीवर रहता है उसको करेक्टली क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। एंड ये जो होता है ये टू वे प्रोसेस होता है। एंड इसमें बिना फीडबैक के क्या नहीं होता, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसमें फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करनी है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस समझ लो या इंपॉर्टेंस, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो सुनो, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के लिए बेस होता है ये। एंड इफेक्टिव लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। किस में डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है।
पर्सनल रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन का फाउंडेशन होता है। जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं और सोशल इंटरेक्शन होते हैं, ये उसका फाउंडेशन होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में क्या करता है, मदद करता है। जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब फीचर समझ लो, ये टू वे प्रोसेस होती है, मतलब सेंडर टू रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मीडियम से हो सकता है। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है। एंड वर्बल नॉन वर्बल क्या है, आगे आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो सारी चीजें पढ़ेंगे, बट ये अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल भी बताऊंगा एंड सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, जैसे जैसे आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो बाकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल हो गया, कल्चर हो गया एंड ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, इनसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है सोशल, कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल से क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन है इसके क्या, बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया एंड इंजीनियरिंग हो गया। हर प्रोफेशनल फील्ड में कम्युनिकेशन जरूरी होता है। देखो जो हमारा बिजनेस है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, हर प्रोफेशनल फील्ड में कम्युनिकेशन क्या है, जरूरी है। टीम कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट इंटरेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये भैया हमारे क्या है, ये हमारा कम्युनिकेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंड मीनिंग था एंड सिग्निफिकेंस था, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये वीवीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के एग्जाम में इसके बिना पेपर नहीं बनता है। अगर ये तुम छोड़ के जाते हो तो इतना समझ लेना कि तुम 7 मार्क्स टोटली छोड़ के ही जा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसमें कम्युनिकेशन का क्या बताया जा रहा है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बताया जाता है कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन करने का, जो कि आप पेपर में लिख पाओ, ठीक। सो नाउ अब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आपको 5 चीजों का ध्यान रखना, सेंडर एनकोडिंग, चैनल डिकोडिंग एंड रिसीवर, देन फीडबैक, ठीक है। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है, इसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है। सो फर्स्टली मैं बता दूं कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक स्टेप्स है, जिस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं और रिसीवर तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सपोज मान लो कि मेरे को आपको एक मैसेज भेजना है, सपोज मेरे को एक मैसेज भेजना है, तो मैं सेंडर रहूंगा एंड फिर मैं आपको, आप रिसीवर हो तो आप क्या हो गए, रिसीवर। तो मैं जो अपना सेंडर, मतलब सेंडर यानी मैं एंड रिसीवर माने आप, ठीक है। तो मैं जो आपको मैसेज भेज रहा हूँ तो वो आप तक कैसे पहुंच रहा है, उसके बीच में बहुत सारे क्या आएंगे, फेजेज आएंगे एंड उन फेजेस को हमें देखना है, जिनको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस या क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा वर्किंग, देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो अपना सेंडर होता है, जो अपना सेंडर होता है, सो सेंडर अपना आइडिया इनकोड करता है। क्या करता है, इनकोड करता है, एक ही मैसेज बनाता है जो किसी चैनल या मीडियम से रिसीवर तक पहुंचाता है। सपोज मान लो मैं सेंडर हूँ, मैंने एक मैसेज बनाया एंड मैंने इनकोड किया उस मैसेज को, देन एक चैनल सेलेक्ट किया व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप के थ्रू मैंने मैसेज भेजा आपको, आपके पास मैसेज आया, वो मैसेज डिकोड हुआ, देन फिर आपको क्या हो गया, रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। एंड जो हमारा रिसीवर होता है उसको क्या करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है और फीडबैक देता है कि इस बीच में जो हमारे जो वेरियर्स या नॉइज जो होते हैं वो मैसेज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अब तुमको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का साइकिल। तो सबसे पहले सेंडर आएगा, सेंडर के बाद इनकोडिंग आएगी, इनकोडिंग मतलब मैसेज फ्रॉम सेंडर साइड, चैनल मतलब मीडियम किसके थ्रू भेजा जा रहा है, डिकोडिंग मतलब इंटरप्रेट और सेंडर, एंड सेंडर रिसीवर को क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है, जो कि ये रहा, ठीक है। तो नाउ इतना क्लियर हो गया होगा, डायग्राम तुमको समझ में। अब मैं तुमको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि सेंडर का काम क्या क्या रहता है, नॉइस का काम क्या रहता है एंड आपका चैनल का काम क्या क्या रहता है। तो सारी चीजों का काम मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो नाउ एक्सप्लेन करते हैं सेंडर क्या। तो सेंडर मतलब जो भी व्यक्ति मैसेज क्रिएट करके भेजता है वो हमारा क्या होता है, सेंडर होता है, ठीक है। जो भी इंसान, सपोज मैं अगर मैसेज क्रिएट करके भेज रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, ठीक है। मैसेज मैसेज में क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर की जानी है, सपोज जैसे मुझे कोई मैसेज भेजना है आपको, तो वही मैसेज लिखूंगा जो मेरे को आपको आप तक भेजना है, ठीक है। इनकोडिंग में क्या होता है, मैसेज को वर्ड, सिंबल, साइंस में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा इनकोडिंग है उसको क्या किया जाता है, मैसेज जो होता है हमारा, मैसेज को वर्ड्स हो गया, सिग्नल्स हो गया या सिंबल्स हो गया, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। चैनल क्या होता है, चैनल मतलब मीडियम जिससे मैसेज ट्रेवल करता है, स्पोकन, रिटन या डिजिटली, ठीक है। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर कौन होता है, जिस भी इंसान को हम मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज रिसीव करता है, तो वो हमारा क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। नाउ अब देखो डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग मतलब रिसीव्ड मैसेज को इंटरप्रेटेड या अंडरस्टैंड करना। तो जो हमारा डिकोडिंग है
डिकोडिंग में क्या होता है कि जो हमारा रिसीव्ड मैसेज है, जिसको मतलब जो रिसीवर को रिसीव हो गया मैसेज, उसको क्या करता है, इंटरप्रेटेड और अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स जो कंफर्म करता है कि उसको मैसेज समझ आ गया है, ठीक है। तो जो हमारा रिसीवर है वो फीडबैक भेजता है कि हाँ भाई, मेरे को आपका क्या समझ में आ गया, मैसेज समझ में आ गया है, एंड ये उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर आपका नॉइस, नॉइस में क्या होता है, कोई भी बैरियर जो मैसेज को डिस्टॉर्ट ना करे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या प्रोसेस है, एंड इसमें कौन कौन से कंपोनेंट एंड क्या टाइप थे। तो अब इसके एप्लीकेशन देख लो। तो एप्लीकेशन क्या है कि ये जो मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग टेक्निक एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सब में अप्लाई होता है। इफेक्टिव मैसेज डिजाइन के लिए क्या होता है, बेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमें देखना है, अब आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब जो हमारा थर्ड है, एंड ये बहुत पूछा जाता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो ये भी वीवीआईपी है। देखो यूनिट नंबर 3, 4, 5 जो भी है सारी वीवीआईपी हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से करना, ठीक है। तो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि फेस टू फेस होता है, या तो फोन से होता है या मीटिंग से होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, हमारा फेस टू फेस अगर हम बात करें तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर मैं आपको फोन करके बात करूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। अगर हमारे हमारी मीटिंग मीटिंग में अपन बात करें, तो हम मीटिंग में अगर बात करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब देखो, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। तो जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज जो है स्पोकन वर्ड के थ्रू ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है, स्पोकन वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे फेस टू फेस और फोन मीटिंग इन सब में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। आई होप समझ में आ गया। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो रिटन कम्युनिकेशन मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, मैं आपसे बोल दूं कि प्लीज ये आप पढ़ लीजिएगा, एंड आप पढ़ के पेपर दे आइएगा, मैं आपको समझाऊं नहीं, तो ये क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा कि मैंने आपको अपना लिखा हुआ वर्ड्स का मैसेज दे दिया, लेटर, ईमेल, पीडीएफ, आप पढ़ लो, एंड ये क्या है, ये आपका है क्या, रिटन कम्युनिकेशन। तो देखो रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज लिखे हुए वर्ड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, जैसे आपका ईमेल हो गया, लेटर हो गया एंड रिपोर्ट हो गया। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो दोनों टाइप अपनी जगह क्या है, अप्रोप्रिएट है। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो इंस्टेंट फीडबैक और पर्सनल टच देता है। जो हमारे देखो, जो ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन है, ये दोनों अपनी जगह अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों अपने अपनी जगह सही है, ठीक है। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है वो इंस्टेंट फीडबैक दे देता है और कुछ पर्सनल टच देता है, जबकि जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ये परमानेंट रिकॉर्ड और लीगल प्रूफ प्रोवाइड करता है। सिचुएशन के हिसाब से दोनों टाइप सही है, एंड किसी भी टाइप को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम टाइप या कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे एक साइड पे हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, एंड एक साइड पे हमारा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के बाद हमारा एक साइड है आपका रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल क्या है, तो देखो यहाँ पे मीटिंग हो गया, फोन कॉल्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। एंड जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल है वो क्या है, लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, एंड मेमोज हो गया। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं एग्जांपल है किसके, ये एग्जांपल है हमारे रिटन कम्युनिकेशन के। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो तुम फीडबैक, फीडबैक क्या है, तो ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलता है इंटीमीडिएट, ठीक है। एंड जो हमारा इमीडिएटली जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन का फीडबैक होता है वो इमीडिएट मिल जाता है। एंड जो हमारा क्या है, जो हमारा फीडबैक है रिटन कम्युनिकेशन का वो थोड़ा सा डिले रहता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, ये अनलेस रिकॉर्ड होता है। और जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन में होता है वो परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये रिटन कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। नाउ अब देखो स्पीड, तो ओरल कम्युनिकेशन की जो स्पीड होती है वो बहुत, थोड़ा सा, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एंड जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ये कंपेरेटिवली स्लो होता है, क्योंकि हमें ईमेल, लेटर ये सब डिलीवर करना होता है, देन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। एंड लीगल वैलिडिटी प्रूफ मुश्किल है, ठीक है। ये प्रूफ, जो ओरल कम्युनिकेशन है इसका कोई प्रूफ मुश्किल कम है, प्रूफ मुश्किल है, ठीक है। एंड जो हमारा लीगल वैलिडिटी है वो इसकी क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखता है, ठीक है। करेक्शन स्कोप, कम कम बोल रहा हुआ वापस नहीं ले सकते, एंड ज्यादा ड्राफ्ट एडिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन दोनों का हो गया, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखो भैया, जो हमारा ओरल है, ओरल में क्या होता है कि फास्ट अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं, एंड क्लैरिफिकेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। रिटन के एडवांटेज क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, प्रिसाइज रहता है, एंड लीगल एविडेंस रहता है, ठीक है। अब दोनों के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ओरल में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क रहता है, एंड मेमोरी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। एंड जो हमारा
रिटन है, रिटन में टाइम कंज्यूमिंग होता है और इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है, इमीडिएट बोल दो या ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, मीटिंग हो गया, नेगोशिएशन हो गया, इंटरव्यूज में काम आता है। एंड जो हमारा वर्क रिटन कम्युनिकेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो नाउ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक जितने ऊपर 3 टॉपिक पढ़ाए हैं वो वीवीआईपी हैं एंड ये वीवीआईपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो 7 C's होता क्या है, तो 7 C's जो है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 प्रिंसिपल होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो देखो 7 C's जो है वो कितने 7 प्रिंसिपल होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। अब देखो ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये प्रिंसिपल मैसेज को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखो जो ये प्रिंसिपल होते हैं, तो देखो 7 C's, तो 7 C's में सबसे पहले आता है आपका क्लियरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कॉन्सिडरेशंस, कर्टेसी एंड कॉन्क्रीटनेस एंड कंप्लीटनेस। सो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए। एंड आपको ये याद रखना, क्लियरिटी हो गया मतलब क्लियर आइडिया। देखो एक एक वर्ड में बता रहा हूँ, बाकी अभी इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देखो क्लियरिटी बोले तो क्लियर आइडिया, करेक्टनेस एक्यूरेट फैक्ट बताना, कंसाइजनेस ब्रीफ में बताना, नो फ्लफ, एंड कंसिडरेशन मतलब रिसीवर फोकस्ड होना, एंड जो हमारा कर्टेसी है मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना, एंड जो हमारा कॉन्क्रीटनेस है मतलब फैक्चुअल बातें करना एंड स्पेसिफिक बातें करना, एंड जो हमारा कंप्लीटनेस है वो हमारा क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो नाउ अब हम इनके कंपोनेंट्स मतलब जो हमारे क्लियरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन और कॉन्क्रीटनेस एंड कर्टेसी है, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे एंड इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक। सो देखो फर्स्ट हमारा क्या, क्लियरिटी। तो मैसेज का आइडिया क्लियर हो, सिंपल लैंग्वेज यूज हो और एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे सपोज मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का जो क्लियरिटी है, एकदम जो क्लियरिटी जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं जो आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ वो आप तक क्लियर पहुंचे, सिंपल लैंग्वेज में पहुंचे और कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। एंड अब आती है बात करेक्टनेस की। तो मैं जो तुमको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसमें ग्रामर सही हो, फैक्ट सही हो और फिंगर सही होने चाहिए, ठीक है, फिगर सही होने चाहिए। तो ये सारी चीजें करेक्टनेस का भी ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है कंसाइजनेस। तो कंसाइजनेस क्या होता है कि मैसेज जो हो शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो और अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड किए जाए। तो जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं एक चीज बता दूं आपको, 7 C's का मतलब यही समझा दे रहा हूं कि जो अपने कंसाइजनेस है मतलब जो मेरा मैसेज होता है वो बहुत छोटा होता है और टू द पॉइंट होता है और कोई अननेसेसरी वर्ड यूज नहीं होते हैं एंड मैं सारे वर्ड्स अवॉइड भी कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या कंसाइजनेस है। तो क्लियरिटी समझ में आ गया कि हमारा मैसेज का जो आइडिया वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज हो एंड एम्बिग्यूटी ना हो। करेक्टनेस क्या है, करेक्टनेस है कि ग्रामर, फैक्ट और हमारे जो फिगर्स हैं वो सही होने चाहिए। एंड जो हमारा कंसाइजनेस है, कंसाइजनेस बोले तो मैसेज शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो और अननेसेसरी वर्ड्स जो हो वो अवॉइड किए जाएं, ठीक है। एंड कंप्लीटनेस क्या है, सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, वो हमारे क्या है, कंप्लीटनेस है। और कंसिडरेशन, रिसीवर के पर्सपेक्टिव, नीड्स और इमोशंस का ध्यान रखना, लाइक आपका एटीट्यूड, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस, स्पेसिफिक और डिफाइनाइड्स एंड विविड फैक्ट्स दिए जाएं और स्टेटमेंट जो अपने वल्गर स्टेटमेंट्स होते हैं उनका यूज ना करें। जो अपने विवादित फैक्ट्स हैं वो दिए जाएं या आप डिफाइनाइड और ये सब फैक्ट दिए जाएं। कॉन्क्रीटनेस उसी को बोलते हैं, मतलब फैक्चुअल बातें की जाए स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, ठीक है। कर्टेसी, पोलाइट बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना और फ्रेंडली टोन में यूज करना, फ्रेंडली टोन को यूज करना, ठीक है, कि सामने वाले को प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो 7 C's समझ में आ गया, क्लियरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कॉन्सिडरेशन, कर्टेसी, कॉन्क्रीटनेस एंड कंप्लीटनेस। तो ये आपके क्या है, ये टाइप और कंपोनेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड पेपर में आते हैं। फिर इसका एडवांटेज देखो, तो एडवांटेज क्या है कि मिसकम्युनिकेशन और कंफ्यूजन कम होता है एंड प्रोफेशनल और क्रिएटिबल इंप्रेशन बनता है। तो क्या बनता है, देखो जो हमारा प्रोफेशनल है और क्रिएटिबल है ये इंप्रेशन बनता है एंड रिसीवर जल्दी और करेक्टली मैसेज समझ पाता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस क्या है, बिजनेस लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू हो गया। इन सब में 7 C's फॉलो करने से कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। सो देखो यहाँ पे तुम्हारे 4 टॉपिक हो चुके हैं। पहला है आपका कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, नाउ फोर्थ इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अब एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और वे टू कम ओवरकम। सो हम जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, पहले बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है
उसको देखेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट जो हमारा है उसको देखते हैं। तो भैया देखो, अब एक चीज बता दूं, अब यहाँ पे देखो 7-7 6-6 टॉपिक्स ही हैं, तो भैया सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक। सो नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और ओवरकम। तो देखो जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो मैसेज के सेंडर से रिसीवर तक एक्यूरेट ट्रांसफर को रोकते हैं। ठीक है, देखो बहुत टाइप के बैरियर्स होते हैं कि समझ लो कि आप क्या होते हैं, बैरियर जो होते हैं ये एक टाइप के ऑब्स्टिकल होते हैं जो हमारा जो मैसेज होता है वो सेंडर से रिसीवर तक एक्यूरेट ट्रांसफर होने से रोकते हैं। ठीक है, इतना समझ लो आप बस। ठीक है, तो बैरियर का कॉन्सेप्ट क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का। तो देखो जो हमारा बैरियर कम्युनिकेशन है ये एक प्रोसेस होता है जो, ठीक है, बैरियर जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी भी स्टेप्स पर इनकोडिंग चैनल डिकोडिंग आ सकती है और नॉइस की तरह काम करता है। किसकी तरह, नॉइस की तरह काम करता है, जिससे इंटेंट जो है वो मैसेज और रिसीव्ड मैसेज में क्या होता है, गैप होता है। तो देखो जो हमारा बैरियर है, बैरियर बहुत टाइप का हो सकता है, मे भी हो सकता है फिजिकल बैरियर हो, इन्वायरमेंटल बैरियर हो, या लैंग्वेज बैरियर हो, या आपका सेमेंटिक हो, या साइकोलॉजिकल हो, या कल्चरल हो, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो। तो बहुत टाइप के बैरियर होते हैं। तो चलो इनको बैरियर को मैं समझाता हूँ एंड इनको कैसे ओवरकम करना है तो ये भी बताएंगे। तो देखो सबसे पहला हमारा जो टाइप है बैरियर का वो क्या है, फिजिकल बैरियर या इन्वायरमेंटल बैरियर। इसमें क्या होता है कि नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया और पुअर कनेक्टिविटी। सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं फोन पे और हमारे जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी वो पुअर है, तो हमें क्या होगा, फिजिकल बैरियर होगा, बिकॉज हमारे जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है। तो इसके एग्जांपल है ट्रैफिक, नॉइज, बैड फोन नेटवर्क। ठीक है, अब आता है लैंग्वेज बैरियर या सेमेंटिक बैरियर। तो जैग्रोन हो गया, वोकेबलरी हो गया, वोकेबलरी का डिफरेंस या ट्रांसलेशन एरर। सपोज मेरे को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, मेरे को हिंदी आती है, लाइक आपको अदर लैंग्वेज आती है एंड मेरे को अदर लैंग्वेज आती है एंड अपन दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज बैरियर है। एंड सेमेंटिक बैरियर में क्या होता है कि आपका ट्रांसलेशन एरर या वोकेबलरी का डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि टेक्निकल टर्म जो रिसीवर ना समझ पाए एंड एक दूसरे से के जो वर्ड्स अपन समझ ना पाए। ठीक है, नाउ अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, इमोशंस, स्ट्रेस और प्रिज्यूस एंड लैक ऑफ अटेंशन। तो देखो जो हमारे इमोशंस हैं, स्ट्रेस है और लैक ऑफ अटेंशन है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर में। एंड साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं तो एंगर की वजह से क्या होता है, मैसेज क्या होता है, मिस इंटरप्रेट होता है। ठीक है, जो हमारा मतलब इमोशन है, इमोशन की वजह से हमको एंगर होता है, तो एंगर की वजह से हमारा क्या होता है, जो मैसेज है वो मिस इंटरप्रेट होता है। ठीक है, कल्चरल, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स और वैल्यू हो गया एंड नॉर्म्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, गेस्चर का डिफरेंट मीनिंग अलग अलग। देखो जो हमारा गेस्चर है, गेस्चर का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो गया एंड अलग अलग कल्चर में हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, हायरार्की हो गया, रिजिड रूल्स हो गया एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गए। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है कि मैसेज क्या होता है कि मैसेज डिले हो जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये तुम्हारे क्या बैरियर हैं जो कि कम्युनिकेशन में आते हैं। कौन कौन से बैरियर, इनको याद रखना। पहला बैरियर है आपका फिजिकल बैरियर, सेकंड है आपका लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड सेमेंटिक बैरियर एंड एनवायरमेंटल बैरियर। ये तो बहुत सारे टाइप के बैरियर्स हैं, बट आप इतने कर लोगे, इतने पेपर में लिख के आओगे तो सही रहेगा। ठीक है, फिर आता है कि हम बैरियर ओवरकम कैसे करें बैरियर को। तो देखो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करना, ठीक है, और जो अदर वर्ड्स हैं तो उनको क्या करना, अवॉइड करना। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करना। सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ एंड आप मेरे को टोक रहे हो, तो ये एक एक्टिव लिसनर की हैबिट नहीं है। तो प्लीज कोशिश करना कि जो हमारे प्रॉपर एक्टिव लिसनर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो कि आप पहले सबसे पहले किसी की ध्यान से बातें सुन पाओ, देन उसका आप प्रॉपर आंसर करो। ठीक है, फिर प्रॉपर फीडबैक लेना ताकि कंफर्म हो सके कि मैसेज समझ आया कि नहीं आया। तो अगर आपको मेरा, जैसे सपोज मैंने आपको समझाया था ना, आप मेरे को कमेंट करते हो कि भैया ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो मेरे को प्रॉपर एक फीडबैक मिलता है। ठीक है, फिर आता है आपका कल्चरल सेंसिटिविटी और एम्पैथी कर रखना। तो देखो जो हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी है और जो हमारा एम्पैथी है वो रखते हैं अपन। ठीक है, फिर राइट चैनल मीडियम चूज करना सिचुएशन के हिसाब से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन हो गया और नॉइस हो गया, इसको क्या करना, मिनिमाइज करना है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, एप्लीकेशन की। तो देखो क्रॉस कल्चरल बिजनेस कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और एजुकेशन में बैरियर ओवरकम करना इफेक्टिव आउटकम्स के लिए क्या है, क्रिटिकल है। तो भैया ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, इनमें बैरियर ओवरकम करना इफेक्टिव आउटकम्स के लिए क्या है, क्रिटिकल है। तो प्लीज ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम आवर बैरियर, तो ये प्लीज अच्छे से देखना क्योंकि आता है कि जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है,
फिर आता है इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। तो देखो ये क्वेश्चन है एंड ध्यान से सुनना, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जैसे आपके इंजीनियरिंग हो गए या साइंस बैकग्राउंड के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स वो एबिलिटी है जो उन्हें अपने टेक्निकल नॉलेज को क्लियरली एक्सप्लेन करना और डॉक्यूमेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का वो हर एक स्टूडेंट के लिए चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, लेकिन टेक्निकल के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, तो प्लीज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, मैं फिर से मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा एंड स्टार्ट करते हैं अब। तो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि टेक्निकल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च पेपर के लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट, ठीक है। टीम प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन और प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होता है। जॉब इंटरव्यू और वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। एंड क्लाइंट हो गया, नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर जो देखो जो हमारा क्लाइंट है या नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर है उनको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें सिंपल ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। एंड लीडरशिप और करियर ग्रोथ के लिए क्या सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी होती है। तो भैया जो हमारे इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, तो वो क्या है कि टेक्निकल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च पेपर लिखने के लिए जरूरी होता है। एंड टीम प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन और प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होता है। एंड जॉब इंटरव्यूज और वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। एंड क्लाइंट हो गया, नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर हो गया, इनमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं, ठीक है। एंड लीडरशिप और करियर ग्रोथ के लिए क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स जरूरी होते हैं। एंड इसके एप्लीकेशन देखो, तो एप्लीकेशन क्या है, टेक्निकल हो गया, टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो गया और प्रोजेक्ट डिफेंस हो गया, लैब रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज और वर्क प्लेस मीटिंग, तो ये सारी चीजें। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, जो है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नॉन वर्बल लिखा हुआ है, मैं वर्बल आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो वर्ड्स के बिना, लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट और टोन के थ्रू होता है। और जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वर्ड के थ्रू होता है। आई होप नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में समझ में आ गया। तो जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बिना वर्ड के होता है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना वर्ड के होता है। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड से होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट और टोन के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या होता है, तो देखो पर्पस क्या होता है, वर्बल मैसेज को सपोर्टिव और रीइंफोर्स करना एंड इमोशन और एटीट्यूड एक्सप्रेस करना जो वर्ड से पूरा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। देखो ये बात तो सच है कि जो हमारा इमोशंस और एटीट्यूड एक्सप्रेस करना जो अपने हम वर्ड्स पे यूज नहीं कर पाते, तो हम किसमें यूज करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा पार्ट है किसका, नॉन वर्बल के उसका, मतलब बॉडी लैंग्वेज, टोन से होता है, सिर्फ वर्ड से बहुत कम। मतलब नॉन वर्बल जो सिग्नल्स है वो नॉन वर्बल सिग्नल वर्बल मैसेज के साथ मैच या मिसमैच हो सकता है। मिसमैच होने पर रिसीवर जो है नॉन वर्बल क्यू को ज्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। नाउ अब हम इसका टाइप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है काइनेसिस, मतलब बॉडी के गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का गेस्चर कैसा है आपका, इसको हम नाइसेसिस बोलते हैं। एंड जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बोले तो स्माइल करना एंड आई कांटेक्ट एंड ये सारे। अब फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब पर्सनल स्पेस या डिस्टेंस। पैरा लैंग्वेज, टोन हो गया, पिच हो गया एंड वॉल्यूम हो गया। फिर आता है आपका अपीयरेंसेस, मतलब ड्रेस हो गया, पोस्चर हो गया एंड ग्रूमिंग हो गया, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक या फीचर। तो देखो कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम साइलेंट रहते हुए भी नॉन वर्बल सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। देखो हम जैसे मैं बैठा हूं तो यहाँ पे मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे आई कांटेक्ट चल रहा है एंड मेरा मुंह चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली नॉन वर्बल सिग्नल्स भेज रहा हूँ, ठीक है। कल्चर डिपेंडेंट, मतलब सेम गेस्चर अलग अलग कल्चर में मीनिंग रखता है, ठीक है। थर्ड है वर्ड से ज्यादा ऑनेस्ट रिलायबल माना जाता है एंड फेक करना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो देखो इमोशन और एटीट्यूड को नेचुरली एक्सप्रेस करना एंड वर्बल मैसेज को स्ट्रेंथन करता है। एंड डिसएडवांटेज का कल्चर डिफरेंस से मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है और एम्बिग्यूशियस हो सकता है, क्लियर रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन क्या है कि इंटरव्यूअर जो होते हैं, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूज का करेक्ट यूज और इंटरप्रिटेशन सक्सेस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो नाउ आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 खत्म होता है। यूनिट नंबर 3 में हमने 7 टॉपिक पढ़े हैं एंड सातों के सातों इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन पढ़ाया मैंने आपको, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया, देन थर्ड में आपको मैंने ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन पढ़ाया,
7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया एंड आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऐसे इनको कैसे कम करना ये पढ़ाया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल स्टूडेंट एंड आपका लास्ट में नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 आपका खत्म हो जाता है एंड अब आपका स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 4। इसमें आपको पढ़ना डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। तो डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स जो है ये पूछा जाता है एंड एग्जाम में आता है, ठीक है। सो डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स से सबसे पहले आता है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, प्लानिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया एंड एडिटिंग हो गया। तो इफेक्टिव राइटिंग एक प्रोसेस है। तो देखो इफेक्टिव राइटिंग क्या है, इफेक्टिव राइटिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग। देखो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा अब यहाँ पे मेरे हाथ कम चलेंगे एंड मेरा थोड़ा सा मुंह ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोई भी इफेक्टिव राइटिंग हो उसकी प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है अपना क्या, पहला स्टेज होता है अपना इस चीज का प्लानिंग का। प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ड्राफ्टिंग का एंड जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है अपना इसका एडिटिंग का। तो देखो जो हमारा प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग में क्या लिखना है ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा जो ड्राफ्टिंग होता है उसमें पहला वर्जन लिखना और एडिटिंग में उससे इम्प्रूव करना या करेक्ट करना। तो देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा इफेक्टिव राइटिंग प्रोसेस है इसमें 3 चीज़ें आप आती हैं, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। आप इनको कैसे भी समझ के आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बस समझ जाओ कि प्लानिंग मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है एंड एडिटिंग मतलब क्या होता है। तो नाउ अब पर्पज समझ लेते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और एरर फ्री कंटेंट प्रोड्यूस करना, ठीक है। राइटिंग प्रोसेस को सिस्टमेटिक बनाना ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो। तो देखो जो हमारा राइटिंग प्रोसेस है उसको क्या करना, उसको हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक बनाते हैं कि हमारा जो क्वालिटी है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। सो नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट अब समझाता हूँ प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग मतलब होता है पर्पस, ऑडियंस और मेन पॉइंट डिसाइड करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना और आउटलाइंस को बनाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाता है क्या, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, पर्पस होता है, ऑडियंस और मेन पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आउटलाइंस बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। नाउ अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि ड्राफ्टिंग जो है वो प्लानिंग के बेसिस पर रफ फर्स्ट वर्जन लिखना होता है। इस स्टेज में परफेक्शन की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ आइडियाज फ्लो करते हैं। देखो जो हमारा ड्राफ्टिंग होता है, तो ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम प्लानिंग के बेसिस पे, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा प्लानिंग, तो हम प्लानिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग के बेसिस पे हम रफ फर्स्ट वर्जन लिखना होता है अपन को। एंड इसमें हम कोई परफेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है। परफेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक, क्या नहीं देखते हैं, परफेक्शन नहीं देखते हैं एंड सिर्फ आइडियाज फ्लो करते रहते हैं, ठीक। एंड अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे ड्राफ्ट को एडिटिंग में। तो जो हमारा ड्राफ्ट होता है, तो ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, रिवाइज करना, कंटेंट, स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पेलिंग और क्लियरिटी चेक करना, ताकि हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग फाइनल स्टेप होती है क्योंकि हमारे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारा प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग है ये सारे आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एंड समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप कमेंट पे कर देना। एंड अब देखो राइटिंग प्रोसेस का फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग, मतलब पर्पस, ऑडियंस और आउटलाइंस डिसाइड करते हैं। सेकंड इज ड्राफ्टिंग, मतलब फर्स्ट रफ वर्जन। एंड नाउ थर्ड इज एडिटिंग, इसको रिवाइज करते हैं, करेक्ट करते हैं एंड प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। तो इटरेटिव प्रोसेस है और जो हमारा ड्राफ्ट और एडिट मल्टीपल राउंड्स में हो सकता है, ठीक है। एंड जो हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस और पर्पस हर स्टेज पे क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है रिपोर्ट हो गया, ऐसे हो गया, एंड रिज्यूम हो गया, आर्टिकल्स हो गया और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लिखते वक्त ये प्रोसेस फॉलो करने से फाइनल जो आउटपुट होता है वो पॉलिश्ड होता है और वो एरर फ्री बनता है, ठीक है। सो आई थिंक तुमको जो हमारा पहला प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग टॉपिक है ये तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ सेकंड है हमारा प्रिसाइज राइटिंग। क्या है, प्रिसाइज राइटिंग। तो प्रिसाइज राइटिंग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिकॉज प्रिसाइज राइटिंग जो है, प्रिसाइज राइटिंग किस काम में आता है, तो जो प्रिसाइज होता है, प्रिसाइज मतलब किसी लंबे पैसेज को शॉर्ट करना, क्लियर और एक्यूरेट समरी होती है जिसमें ओरिजिनल का क्या होता है, ओरिजिनल का जो है, ओरिजिनल का मेन आइडिया अपने शब्दों में कम से कम वर्ड्स में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो हमारा प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रिसाइज बोले तो किसी बड़े लंबे चौड़े पैसेज को शॉर्ट करना, क्लियर करना, एक्यूरेट समरी होती है जिसमें ओरिजिनल का मेन आइडिया अपने शब्दों में लिखना। सपोज मान लो कोई बहुत बड़ा पैसेज है एंड आपने उसको शॉर्ट कर दिया एंड फिर उसकी जो समरी है वो आपने एक्यूरेट कर दी एंड जो अपना
मतलब उसका ओरिजिनल जो उसका मीनिंग है वो आपने अपने वर्ड्स पे लिख दिया एंड कम से कम वर्ड्स में प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। एंड इसका पर्पस क्या होता है कि लंबे टेक्स्ट को क्विकली समझना, प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं अपन। एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में क्या करता है, कन्वे करता है। ठीक है, तो आई थिंक तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड बाकी अब आता है वर्किंग या कॉन्सेप्ट। तो प्रिसाइज लिखने का स्टेप्स क्या होता है, पूरा पैसेज को केयरफुली रीड करो, देन मेन आइडिया थीम आइडेंटिफाई करो, और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक एग्जांपल रिपीटेशन हटाओ। एंड अपने शब्दों में क्या करो, थर्ड पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच स्टाइल में ओरिजिनल का 1/3 लेंथ में लिखो एंड टाइटल दो। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है इसका वर्किंग। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं या फीचर्स देख लेते हैं। तो भैया एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है, लेंथ है। तो ओरिजिनल पैसेज की अप्रोक्सीमेटली 1/3 होती है। एंड जो हमारा ऑन वर्ड्स में लिखा जाता है उसकी वो क्या होती है, वो डायरेक्ट कॉपी होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी नहीं होती है। एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव टोन मतलब अपना थर्ड पर्सन कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। एंड जो फोर्थ है वो क्या है, लॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन नहीं होता है। एंड अब बात करते हैं हम टाइप या कंपोनेंट की एंड स्टेप्स की। ठीक है, सो यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है पैसेज को 2 से 3 बार क्लियरली रीड करते हैं। फिर मेन आइडिया और की पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। रफ ड्राफ्ट बनाते हैं अपने शब्दों में। एंड वर्ड लिमिट जो होती है 1/3 होती है, चेक करो। एंड अननेसेसरी डिटेल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फिर आता है सुटेबल टाइटल दो, और फाइनल को क्या कर दो, फाइनल जो वर्जन है उसको क्या कर दो, रिवाइज कर दो। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, बाकी ये हमारे क्या है, प्रिसाइज राइटिंग के स्टेप्स होते हैं। तो अब आता है आपका एडवांटेज। तो टाइम सेविंग, क्विकली एसेंस समझ में आ जाता है। एंड समराइजिंग और कंप्रेशन स्किल्स इंप्रूव करती है। डिसएडवांटेज क्या, इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो सकती हैं अगर सही से नहीं किया जाए तो। प्रैक्टिस के बिना एक्यूरेट वर्ड्स लिमिट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एंड एप्लीकेशन क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड मीटिंग मिनट्स, एग्जीक्यूटिव समरीज और रिपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट में प्रिसाइज राइटिंग स्किल्स का यूज करना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा हो गया प्रिसाइज राइटिंग का इंपॉर्टेंट, जो हमें प्रिसाइज राइटिंग पढ़ना था। एंड अब जो हमारा प्रिसाइज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग के बाद अब हमको क्या पढ़ना है, प्रिसाइज राइटिंग के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सो नाउ नेक्स्ट है टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा जो हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, किसी टेक्निकल टर्म ऑब्जेक्ट को प्रिसाइज फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा क्या है, जो हमारा टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, टेक्निकल जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या होता है, आपको टेक्निकल टर्म और ऑब्जेक्ट के प्रिसाइज फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होती है। एंड जो हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है वो किसी ऑब्जेक्ट, प्रोसेस या मैकेनिज्म का डिटेल, सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें उसकी वर्किंग, पार्ट्स और फंक्शन बताए जाते हैं। ठीक है, सो अब एक चीज़ ध्यान रखना, शायद आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया एंड डेफिनेशन आपको आई थिंक याद हो गई है। एंड अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टेक्निकल डेफिनेशन है वो किसी टेक्निकल टर्म, जैसे आपका ऑब्जेक्ट का प्रिसाइज या फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होता है। एंड जो हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट, प्रोसेस, मैकेनिज्म का डिटेल्ड, सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें उसकी वर्किंग जो होती है, पार्ट जो होते हैं एंड फंक्शन बताए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस आई थिंक याद होगा आपको, नहीं याद हो बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, पर्पस देखो। ठीक है, पर्पस क्या है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट को क्लियरली और अनएम्बिगुअसली एक्सप्लेन करना। ठीक है, एंड जो हमारे रीडर है, रीडर को ऑब्जेक्ट या प्रोसेस की वर्किंग समझाने में क्या करना, हेल्प करना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्पस है टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का। सो देखो टेक्निकल डेफिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है, टर्म इज इक्वल टू क्लास प्लस डिस्टिंग्विश फीचर्स। मतलब एग्जांपल, आ थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टर्म क्या हुआ, थर्मोमीटर, क्लास क्या हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गई, और फीचर क्या हो गया, मेजर करना टेम्परेचर को। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। अब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन समझो। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, इनको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन, पार्ट्स, कंपोनेंट, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो देखो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, पार्ट्स हो गया एंड फंक्शन हो गया ऑफ ईच पार्ट, एंड वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो नाउ अब इनके हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम इनके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट इज फॉर्मल सेंटेंस डेफिनेशन, एक्सटेंड डेफिनेशन, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन।
प्रोसेस एंड ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो फॉर्मल सेंटेंस डेफिनेशन, एक से दो सेंटेंस होते हैं, टर्म इक्वल टू क्लास प्लस फ्यूचर फीचर, प्रिसाइज या फॉर्मल मीनिंग होती है, ठीक है। एक्सटेंड डेफिनेशन, पैराग्राफ मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं, डिटेल हो गया, एग्जांपल हो गया, एंड कंपैरिजन के साथ होता है, ठीक है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट, तो डिटेल में होता है, पार्ट बाय पार्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। नाउ अब आता है आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है एंड सीक्वेंशियली होता है। प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस या मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सब बताना होता है, ठीक है। एंड नाउ अब आता है हमारा क्या एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव और अनएम्बिगुएशन इन्फॉर्मेशन देता है, टेक्निकल और मैनुअल टेक्स्ट बुक्स और यूजर गाइड का बेस होता है। एंड देखो अगर इसमें एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो नॉन टेक्निकल रीडर के लिए समझाना मुश्किल हो सकता है अगर ज़्यादा हो, क्या हो, जैगरेंस ज़्यादा हो, एंड डायग्राम विजुअल के बिना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ना एप्लीकेशन देख लो तो यूज़र मैनुअल, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, टेक्निकल टेक्स्ट बुक्स, पेटेंट डॉक्यूमेंट्स और इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स में टेक्निकल डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट राइटिंग क्या है, सो नाउ अब हम मूव करते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है ये एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन, इवेंट या सिचुएशन के बारे में फैक्ट फाइंड और रिकमेंडेशन सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में क्या हो सके, मदद हो सके, ठीक है। तो याद से समझ लो कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिपोर्ट एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी टॉपिक या इन्वेस्टिगेशन, इवेंट या सिचुएशन के बारे में फैक्ट फाइंडिंग और रिकमेंडेशंस सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में मदद हो सके, ठीक है। ना पर्पस क्या है, फैक्ट और फाइंडिंग के ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करना, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स या रिजल्ट है उनको डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, फैक्ट और फाइंडिंग्स को क्या करना, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करना, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स या रिजल्ट का डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। ना अब हम इसके क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे गुड रिपोर्ट के। तो एक्यूरेसी, क्लियरिटी, कंसाइजनेस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड टाइमलाइंस। तो ये इनको स्टार्ट समझते हैं। तो नाउ देखो जो हमारे एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये फैक्ट सही और वेरीफाइड होने चाहिए, क्लियरिटी सिंपल और एम्बिगुइशियस लैंग्वेज में, एंड कंसाइजनेस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्सनल वाइज ना हो, परफेक्ट बेस्ड हो, एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड हो, एंड टाइमलाइंस मतलब सही टाइम पर सबमिट हो। तो स्ट्रक्चर देख लो रिपोर्ट का, सबसे पहले हमारा क्या होता है, टाइटल का पेज होता है, टाइटल पेज के बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट या एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, यहाँ पे फाइंडिंग, डिस्कशन एंड एनालिसिस होता है, एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस होता है, एंड रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस हो गया, एंड अपेंडेंसीज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स कंपोनेंट। तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे आता है सेक्शन और कंटेंट। तो जो हमारा टाइटल पेज होता है वो क्या होता है कि रिपोर्ट का टाइटल होता है, ऑथर होता है, या तो डेट होगा या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि आप अच्छे से समझ लेना इनको, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको लिखना पड़ जाए पेपर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी और सेक्शंस की लिस्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पर्पस होता है, स्कोप होता है और बैकग्राउंड होता है, ठीक है। एंड बॉडी में क्या होता है आपका, डिटेल फाइंडिंग होती है, डेटा एनालिसिस और डिस्कशन होता है, ठीक है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, इसमें क्या होता है, समरी ऑफ फाइंडिंग्स और सजेस्टेड एक्शन होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, रेफरेंस एंड अपेंडेंसीज में क्या होता है, सोर्स और सपोर्टिंग डेटा चार्ट्स होता है। तो टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट लाइक ट्रैवल रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे अपना ट्रैवल रिपोर्ट। तो ट्रैवल रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, किसी प्रॉब्लम या फॉल्ट को क्या करना, रिपोर्ट करना, ठीक है। इसका की कंटेंट क्या है, की कंटेंट है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और कॉज, इम्पैक्ट एंड सजेस्टेड सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेबोरेटरी रिपोर्ट में एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट और डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। क्या करना, रिजल्ट को क्या करना, डॉक्यूमेंट करना, ठीक है।
नाउ इसका की कंटेंट क्या है, एम हो गया, अपर्चर्स हो गया एंड प्रोसीजर हो गया एंड ऑब्जर्वेशन हो गया एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। नाउ प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या हो गया, किसी प्रोजेक्ट वर्क की करंट स्टेटस बताना, लाइक वर्क कंप्लीट हुआ, वर्क रिमेन है, टाइमलाइंस इशूज एंड ये सारी चीज़ों को फेस करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, एडवांटेज क्या है इसके, तो ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रॉपर रिसर्च और राइटिंग में, और गलत और इनकम्प्लीट डेटा से मिसलीडिंग कंक्लूजन्स बन सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसके एप्लीकेशंस हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस एनालिटिक्स और एकेडमिक असाइनमेंट में क्या करना, रिपोर्ट के एक कोर प्रोफेशनल स्किल्स पर काम करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर थर्ड खत्म हो चुका है एंड फोर्थ भी खत्म हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, पढ़ा हमने डेवलपमेंट राइटिंग स्किल्स में प्लानिंग पढ़ा, ड्राफ्टिंग पढ़ा एंड एडिटिंग पढ़ा। एंड नाउ हमने क्या पढ़ा, प्रिसाइज राइटिंग पढ़ा एंड देन हमने क्या पढ़ा, टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ा एंड रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा। रिपोर्ट राइटिंग के बाद अब हमारा ये यूनिट नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। अब हमारा यूनिट नंबर 5 बचा। यूनिट नंबर 5 में हमें बिजनेस लेटर पढ़ना है। बिजनेस लेटर के बाद एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे राइटिंग पढ़ना है, कोटेशन ऑर्डर एंड कॉम्प्लीमेंट लेटर्स पढ़ना है, ईमेल राइटिंग पढ़ना है एंड टेंडर्स एंड 4-5 टॉपिक ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सो प्लीज ध्यान से देखना। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बचेगा। तो बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंस क्या होता है, तो बिजनेस लेटर क्या होता है एंड इनके इंपॉर्टेंस क्या है एंड इनके पार्ट्स एंड लेआउट्स क्या है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर जो होता है, बिजनेस लेटर एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के बीच प्रोफेशनल कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा बिजनेस लेटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मतलब एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए, लाइक कंपनी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडिविजुअल के बीच में कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करनी हो अगर, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल होता है एंड बहुत काम की चीज़ है। इसके पर्पज़ या इंपॉर्टेंस बता देता हूँ मैं आपको। पर्पज़ या इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड और लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट, लीगल, देखो जो हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड और लीगली वैलिड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोफेशनल इमेज बिल्ड करता है एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन लाइक ऑर्डर हो गया, इंक्वायरी हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट हो गया, इनको क्या करता है, रिकॉर्ड के साथ साथ करना क्या होता है, पॉसिबल बनाता है, ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान रखना, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी क्या होता है, रिलायबल मीडियम होता है। तो आई थिंक तुमको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि जो हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट और लीगल वैलिड कम्युनिकेशन होता है ये उसको प्रोवाइड करता है, एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनल इमेज बिल्ड करता है एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के साथ साथ मेंटेन करना पॉसिबल होता है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, रिलायबल मीडियम होता है। तो देखो यहाँ पे लेआउट है आपका बिजनेस लेटर का, यहाँ पे आपका सेंडर और सेंडर्स का एड्रेस होता है, सेंडर्स का एड्रेस होता है, ठीक है, ठीक है। सेंडर्स का एड्रेस होता है, यहाँ पे आपका डेट होता है, यहाँ पे आपका रिसीवर और रिसीवर्स का नेम होता है एंड एड्रेस नेम होता है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे डियर सर मैडम, एंड यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन होता है, योर फेथफुली एंड सिग्नेचर नेम एंड आपका सिग्नेचर ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब नाउ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आपका टाइप या कंपोनेंट या पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर क्या है। तो सबसे पहले आपका हेडिंग आता है। हेडिंग में क्या आता है, आपका सेंडर का एड्रेस होता है और डेट होता है, ठीक है। इनसाइड एड्रेस, रिसीवर का नाम और एड्रेस होता है। सब्जेक्ट लाइन में क्या होता है, लेटर का मेन पर्पज, और एक लाइन में देखो लेटर का मेन पर्पज हुआ एक लाइन में, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब ग्रीटिंग डियर सर और मैडम। बॉडी में क्या होता है, मेन मैसेज होता है, इंट्रोडक्शन होता है, डिटेल होता है और कंक्लूजन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है, योर फेथफुली या सिंसियरली। सिग्नेचर ब्लॉक में क्या होता है, सिग्नेचर हो गया, नेम हो गया एंड आपका डेजिग्नेशन हो गया, ठीक है। इनक्लोजर यानी इफ एनी अटैच डॉक्यूमेंट कोई भी मेंशन करना है, तो ये सारी चीज होती है। तो ये आपका क्या है, बिजनेस लेटर है, ठीक है। बिजनेस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंस या एडवांटेज भी होते हैं। ये परमानेंट और लीगल रिकॉर्ड बन जाता है एंड प्रोफेशनल और फॉर्मल इंप्रेशन देता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, ईमेल की तुलना में स्लो होता है अगर पोस्टल हो तो, और इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशन है, लाइक इंक्वायरी हो गया, ऑर्डर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, एप्लीकेशन और ऑफिशियल नोट्स के लिए बिजनेस लेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इंपॉर्टेंस है बिजनेस लेटर, इंपॉर्टेंस एंड पार्ट्स के लेआउट्स है। अब आता है एप्लीकेशन एंड आपका रिज्यूमे राइटिंग। तो देखो जो हमारा जॉब एप्लीकेशन है ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त लिखता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना,
तो देखो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है कि जॉब एप्लीकेशन में एक फॉर्मल लेटर है जो कैंडिडेट किसी जॉब के लिए क्या करता है, अप्लाई करते वक्त लिखता है। रेज्यूमे हो गया, सीवी हो गया, ये एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और स्किल्स समराइज की जाती हैं। तो देखो जो हमारा रेज्यूमे है एंड जो सीवी है, ये एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है जो हम यूज करते हैं किस लिए, जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए। एंड इनमें हम क्या करते हैं, अपनी सारी क्वालिफिकेशन लिखते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं एंड स्किल्स को समराइज करते हैं। पर्पज क्या होता है, एम्प्लॉयर को कैंडिडेट की सुटेबिलिटी के बारे में कन्विंस करना, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और अचीवमेंट्स को क्या करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें कंटेंट क्या होता है गुड रिज्यूमे का। तो देखो सबसे पहले आपकी पर्सनल या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या होता है, आपका नाम होता है, एड्रेस होता है या आपका फोन नंबर, ईमेल होता है, ठीक है। तो आपका नेम रहेगा, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस और फोन नंबर। फिर करियर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट स्टेटमेंट में आपका करियर का गोल होना चाहिए। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, इंस्टीट्यूशन एंड ईयर, ग्रेड्स, ये सब होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल्स, कंपनी ड्यूरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। स्किल्स में आपको क्या कहा था, टेक्निकल स्किल्स क्या है आपके एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये भी। एंड प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स क्या है आपके, तो रिलेवेंट प्रोजेक्ट होने चाहिए एंड अवार्ड होने चाहिए एंड आपके सर्टिफिकेशन होने चाहिए एंड रेफरेंस में आपका कोई कॉन्टैक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो भैया एक चीज बता दूं कि अगर आपको मतलब आपको एक रिज्यूमे देखना तो प्लीज आप गूगल कर लीजिएगा। तो गूगल में बहुत सारे आपको रिज्यूमे दिखा दी जाएंगे। बाकी मैंने आपको एक गुड रिज्यूमे में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए बता दिया कि आपकी पर्सनल या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड स्किल्स होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट मेंशन होने चाहिए, आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए एंड रेफरेंसेस होने चाहिए। अब गाइडलाइंस क्या है कि गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ गुड रिज्यूमे। तो सबसे पहले कंसाइज रखो, आइडियली 1 पेज या 2 पेज का रखो, ज्यादातर 1 पेज का ही रखो, 2 पेज का मत रखो। क्लियर हेडिंग होनी चाहिए और बुलेट पॉइंट्स यूज करो, पैराग्राफ में बिल्कुल मत करो, क्योंकि जितना पैराग्राफ में यूज करोगे उतना सामने वाले को प्रॉब्लम होगा। अगर तुम बुलेट पॉइंट्स में यूज करोगे तो सामने वाला जल्दी पढ़ पाएगा, ठीक है। जॉब के हिसाब से रिज्यूमो को क्या करो, कस्टमाइज करो एंड एक्शन वर्ब यूज करो, लाइक मैनेज, डेवलप, लीड एटसेट्रा। और ग्रामर और स्पेलिंग एरर अवॉइड करो एंड एकदम प्रूफ रीड जरूर करना कि एक बार तुम रीड कर पाओ तो तुमको समझ में आ जाए कि तुम्हारी जो एरर्स हैं वो सही हुई या गलत हुई, ठीक है। फिर बात करते हैं कि प्रोफेशनल फॉर्मेट और कांस्टेंट फॉन्ट यूज करो। जो आपके प्रोफेशनल फॉन्ट हो या आपके क्या हो, प्रोफेशनल फॉन्ट के साथ साथ आपका कांस्टेंट फॉन्ट यूज करो, ठीक है। एंड एक चीज बता देता हूँ कि इतना कर लेते हो तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया हो कि गाइडलाइंस क्या है गुड रिज्यूमे की एंड कंटेंट क्या है गुड रिज्यूमे का, ठीक है। फिर बात करते हैं एडवांटेज। देखो एम्प्लॉयर को क्विकली कैंडिडेट का ओवरव्यू मिल जाता है एंड गुड रिज्यूमे इंटरव्यूअर कॉल के चांस बढ़ते हैं। तो देखो अगर आपका रिज्यूमे बढ़िया है तो इंटरव्यूअर के कॉल आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पुअरली रिटन रिज्यूमे जेन्युइन कैंडिडेट को भी रिजेक्ट करवा सकता है। देखो अगर आपका पुअर रिज्यूमे लिखा हुआ है एंड जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड नाउ ओवर लेंथ या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कम हो सकता है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन, इंटर्नशिप और हायर स्टडी एडमिशन के लिए रिज्यूमे, सीवी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा थर्ड जो है कोटेशन, ऑर्डर एंड कॉम्प्लीमेंट लेटर्स, ठीक है। सो ये तीनों जो हैं ये बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंस के कॉमन टाइप हैं जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में यूज होते हैं। जो हमारा कोटेशन होता है ये प्राइस बताना या किसी चीज का प्राइस जानना ये होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जैसे गुड्स हो गया, सर्विस ऑर्डर करना, ये सारी चीजें क्या होता है, गुड्स हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया। एंड और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी प्रॉब्लम्स डिफेक्ट की शिकायत करना। देखो कोटेशन किसी चीज का प्राइस मांगना, ऑर्डर मतलब गुड्स या सर्विस ऑर्डर करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट की शिकायत करना, ठीक है। अब इसकी वर्किंग या कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। सो देखो सबसे पहले आता है कॉलिंग सेंडिंग कोटेशन। तो कॉलिंग सेंडिंग कोटेशन क्या होता है कि बायर जो होता है, बायर सेलर से प्रोडक्ट की प्राइस लेता है। जो हमारा बायर होता है, हाँ तो देखो जो हमारा कॉलिंग सेंडिंग कोटेशन होता है, तो जो बायर होता है मतलब खरीदने वाला, तो वो क्या करते हैं कि सेलर से प्रोडक्ट की प्राइस और टर्म और अवेलेबिलिटी पूछते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग बोलते हैं। सेलर अपने रेट्स और टर्म डिटेल में क्या करते हैं, देखो जो हमारे सेलर होंगे वो अपने रेट्स को और अपने टर्म जो उनके होंगे उनको क्या करते हैं, डिटेल में भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंडिंग हुआ। ऑर्डर लेटर, बायर कंफर्म करता है क्वांटिटी को एंड स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी डेट्स और पेमेंट टर्म के साथ गुड्स ऑर्डर करता है, ठीक है।
ना कॉम्प्लीमेंट ऑर्डर, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो बाहर किसी डिफेक्ट, डिले या पुअर सर्विस के बारे में क्या करते हैं, फॉर्मली शिकायत करता है और रेजोल्यूशन मांगता है। क्या मांगता है? रेजोल्यूशन मांगता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोटेशन एंड टाइप ऑफ टाइप या चेकलिस्ट। तो कोटेशन मतलब सेंडिंग, तो प्रोडक्ट का डिटेल हो गया, प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिलीवरी हो गया, टर्म हो गया एंड वैलिडिटी पीरियड हो गया। तो ये क्या हो गया? कोटेशन हो गया सेंडिंग का, फिर ठीक है। फिर कोटेशन कॉलिंग प्रोडक्ट नीडेड लाइक क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन या डेडलाइन, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर लेटर क्या हो गया? आइटम्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया एंड एग्रीड हो गया एंड डिलीवरी एड्रेस, डेट, पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड हो गया, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट लेटर, इसका मतलब हो गया रेफरेंस टू ऑर्डर प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, एविडेंस, डिजायर्ड रिसोल्यूशन एंड पोलाइट बट फिल्म टोन में होता है, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देखना, रिटन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट मिल जाता है एंड जो हमारे क्लियर टर्म से डिस्प्यूट्स कम होते हैं, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, रिटन प्रोसेस में टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू फोन कॉल, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है अगर डिटेल्स क्या हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है। फिर आता है, फिर आपके एप्लीकेशन है तो सेल्स हो गया, सप्लाई चेन हो गया और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में लेटर रूटीनली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कोटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया एंड आपका कॉम्प्लीमेंट लेटर हो गया। अब हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग की। तो ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम है। क्या है? एक डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है। तो एक डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है। ये क्या है कि ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे मैसेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया और इन्फॉर्मेशन हो गई, वो इंटरनेट के थ्रू क्या करती है? इंस्टेंटली सेंड और रिसीव की जा सकती है, ठीक है। तो ईमेल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या है। एंड आई थिंक मेरे को मालूम है कि तुमको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल तो देखो यार सब लोग यूज करते हो ना, तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? ईमेल। तो ईमेल क्या है? एक डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे मैसेज, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू इंस्टेंटली सेंड रिसीव या क्या किया जा सेंड रिसीव किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या? प्रोफेशनल ईमेल्स में क्लियर सब्जेक्ट लाइन, प्रॉपर सॉल्यूशन और कंसाइज बॉडी और प्रोफेशनल साइन ऑफ होना चाहिए। मतलब फॉर्मल बिजनेस लेटर जैसे स्ट्रक्चर्ड फॉलो होता है लेकिन ज्यादा फॉर्मेट कंसाइज और फास्ट हो जाता है। तो देखना, जो हमारा प्रोफेशनल ईमेल होता है, प्रोफेशनल ईमेल में क्लियर सब्जेक्ट लाइन होते हैं, प्रॉपर सैचुरेशन होते हैं, कंसाइज बॉडी होती है और प्रोफेशनल साइन ऑफ होता है, ठीक है। ये फॉर्मल बिजनेस लेटर जैसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है लेकिन फॉर्मेट ज्यादा कंसाइज और फास्ट होता है, ठीक है। नाउ आप अपन टाइप और कंपोनेंट देखते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट यहाँ पे पार्ट है एंड यहाँ पे क्या है? पर्पस है। तो सब्जेक्ट लाइन क्या है? ईमेल का जो टॉपिक है वो क्लियरली समराइज करना, सॉल्यूशन, डियर सर, मैम और डियर मिस्टर एंड मिसेस, नेम। बॉडी में क्या होगा? बॉडी में आपका हो जाएगा पर्पस, हो जाएगा डिटेल, हो जाएगा रिक्वेस्ट, हो जाएगा एंड शॉर्ट पैराग्राफ में हो जाएगा सब। क्लोजिंग में क्या होगा? क्लोजिंग में हो जाएगा आपका रिगार्ड सिंसियरली प्लस नेम, डिजिग्नेशन एंड आपका कॉन्टैक्ट। अटैचमेंट, आपके पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो प्लीज अटैच करिए, अगर नहीं है तो मत करिए, ठीक है। आपके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है आपका फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और इंस्टेंट डिलीवरी। एक साथ मल्टीपल लोगों को भेज सकता है अटैचमेंट पॉसिबल एंड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो सकता है, सेंड और इनबॉक्स, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिसएडवांटेज। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी पर डिपेंड, जो हमारा ये है, ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है एंड स्पैम स्पैम सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्पैम सिक्योरिटी और रिस्क पे होते हैं, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा टोन है वो मिस इंटरप्रेट हो सकता है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, टोन मिसिंग हो सकती है, ठीक है। नाउ अब एक चीज ध्यान से देखना, जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस क्रॉसपेंडेंस एंड आपका जॉब एप्लीकेशन, इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन और क्लाइंट इंटरेक्शन से ईमेल सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्मल मीडियम होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हैं, तो प्लीज़ जाके देख लो। एंड जो हमारा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसका क्या है कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंस, जब एप्लीकेशन, इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन और क्लाइंट इंटरेक्शन में ईमेल सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉमन फॉर्मल मीडियम होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे टेंडर की। तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है मेरे हिसाब से। तो टेंडर देख लेते हैं कि टेंडर है क्या भैया। तो टेंडर एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेंडर देखते हैं, ठीक है। सो टेंडर क्या है? टेंडर जो है ये एक फॉर्मल ऑफर या इनविटेशन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफिक गुड्स, सर्विस या वर्क के लिए क्या करते हैं? कम्पिटिटिव बिड्स सबमिट करने के लिए क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, ठीक है।
तो देखो जो हमारा टेंडर होता है, टेंडर तो सभी को मालूम होगा, आई थिंक मेरे को पता है कि जितने लोग हैं सबको मालूम है। तो ये क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल क्या होता है, ये एक ऑफिशियल इनविटेशन या ऑफर होता है, ठीक है। ये ऑफर होता है या एक इनविटेशन टाइप होता है कि भैया आपको सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट या प्राइवेट सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, एंड आपको स्पेसिफिक गुड्स सर्विस या वर्क के लिए कंप्लीट बट सबमिट करने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया हो। तो इसमें पर्पस क्या होता है, बेस्ट प्राइस और क्वालिटी पर सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना होता है, एंड ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस इंश्योर करना होता है, ठीक है। नाउ अब देखो वर्किंग क्या है, तो वर्किंग क्या है इसमें, इसमें बहुत इजी वर्किंग है इसकी। तो वर्किंग समझ लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस होता है, नोटिस इनविट एनआईटी बोल सकते हो आप, एनआईटी होता है। एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनआईटी पब्लिश करती है, जिसमें वर्क वर्क मतलब गुड्स की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबमिशन डेडलाइन होती है। और इंटरेस्टेड पार्टीज अपना क्या करते हैं, बिड करते हैं, मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट करते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड टेंडर डॉक्यूमेंट करने के बाद सबमिट करते हैं, जिसमें प्राइस होता है, स्पेसिफिकेशन होता है और टर्म होते हैं, और सबसे सुटेबल बिड, लोवेस्ट प्लस क्वालिटी सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा कि बिड या टेंडर होता क्या, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके टाइप देख लेते हैं हम कि टाइप कौन से हैं भैया, ठीक है। तो टाइप देखो, तो देयर आर वेरियस टाइप। फर्स्ट इज एनआईटी, नोटिस इनविटेटिंग टेंडर, मतलब इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और डेडलाइन पब्लिश करना, टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, स्पेसिफिकेशन, टर्म हो गए, प्राइस और कोड लिखना। एंड सबमिशन क्या है, सील्ड बिड सबमिट करना डेडलाइन से पहले। एंड इवोल्यूशन, बिड्स कंपेयर करना, प्राइस, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अवार्ड में क्या करना, सिलेक्टेड बिडर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि टेंडर क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। एंड इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड कॉम्पिटेटिव और फेयर प्रोसेस होती है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलता है बायर को। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोसेस लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंसेस की जरूरत ज़्यादा होती है। इसका एप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज स्केल और प्रोक्यूरमेंट्स और पब्लिक सेक्टर परचेसिंग में टेंडर प्रोसेस वाइडली यूज होता है। तो ये यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3, 4, 5। सो फाइनली आपका यूनिट नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे खत्म होता है। एंड अब आपकी 2 यूनिट बची हैं, जो कि मैं बता देता हूँ कि कौन सी 2 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले आपका 2 यूनिट बची हुई हैं, एंड मेरे को आपका शायद नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 2 यूनिट बची हैं, एंड 2 यूनिट में अपन को कॉमन एरर्स इन राइटिंग्स एंड वोकेबुलरी, बिल्डिंग कंप्रेशन, ये सब पढ़ना है। सो अब इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक। हमको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एरर्स, आइडेंटिफाई करना है किसको, कॉमन एरर इन राइटिंग। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स ए एन दा, तो ए एन दा तो आपको आता ही होगा कि मेरे को पढ़ाने की जरूरत है। तो चलो जिनको पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ कि देखो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल क्या होता है, डिटरमाइनर वर्ड होता है। क्या होता है, जो डिटरमाइन होता है, जो नाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन का स्पेसिफिक या जनरल होने का बताता है। कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दा। तो ए एन दा का आपको यूज करना आता हो तो देखो जो हमारा ए है, ए एन दा, ये क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है कि जो नाउन होते हैं, नाउन को क्या करते हैं कि स्पेसिफाई करना, मतलब पर्टिकुलर है जनरल, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना और क्लियर बनाना, ठीक है। और फिर आता है काउंट और अनकाउंट के साथ प्रॉपर यूजेस दिखाना, ठीक है। तो काउंट एंड अनकाउंट के साथ प्रॉपर यूजेस दिखाते हैं, ठीक ना। फिर आता है आपका वर्किंग। ए जो है देखो, इनडिफाइंड आर्टिकल्स है जैसे ए और बी, ये किसी नॉन स्पेसिफिक जनरल सिग्नल काउंटेबल नाम के पहले यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारा ए है, ए किसके पहले यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड जैसे आ बुक, आ यूनिवर्सिटी, और यू की साउंड यू है, ठीक है। और एन में क्या होता है, तो एन में समझो कि जो वॉवल है वो अपने किस में यूज होते हैं, वॉवल्स में यूज होते हैं। जो एन है अपना वो वॉवल्स में यूज होता है। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में आप क्या यूज करते हो, एन यूज करते हो। एन जो हमारा दा है, दा यूज कब करते हो, दा कब यूज करते हो, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन जैसे द महात्मा गांधी एंड द सन, स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलर नाउन हो उसके लिए हम दा यूज करते हैं। और ए का यूज करते हैं बिफोर वॉवेल, एंड ए का यूज करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको रीड कर लीजिएगा कि आप आर्टिकल का यूज साउंड पर डिपेंड करता है, स्पेलिंग पर नहीं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी एंड ऑनर्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन, नेम्स और कंट्रीज मोस्टली एक साथ आर्टिकल नहीं लगता है, कुछ एक्सपेक्टेशन जैसे द ताजमहल, द गंगा, द यूएसए, ठीक है।
एंड जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स है, वाटर हो गया एंड इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, इनके साथ क्या लगता है, एन नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो यूज देख लो, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स मतलब जनरल और नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर का अनकाउंटेबल में आई सॉ अ डॉग, डिफाइनाइट एंट्री आर्टिकल स्पेसिफिक नाउन दोनों का पता होता है, द डॉग आई सॉ वाज ब्लैक, ठीक है। एंड जीरो आर्टिकल में प्लूरल और अनकाउंटेबल जनरल्स नाउन्स प्रॉपर नाउन्स होते हैं, डॉग्स आर लॉयल, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। तो ये दो हैं। तो करेक्ट यूज क्या है, द सुपरलेटिव्स के साथ यूज करते हैं, जैसे द टाइम, द टॉलेस्ट। द यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, द सन, द मून, द अर्थ। और जो एन है वो एन ऑनेस्ट, ऑनर, एमबीए जैसे साइलेंट एच वॉवेल साउंड पर यूज किया जाता है, ठीक है। और कहाँ गलत है, एन यूनिवर्सिटी, आई यूनिवर्सिटी, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक अ म्यूजिक, तो आई लाइक म्यूजिक अनकाउंटेबल हुए, ठीक है। और द इंडिया इज कंट्री, तो इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं। अब आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दोनों नंबर और पर्सन पे मैच करते हैं। देखो मान लो जैसा जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये इसका रूल क्या कहता है कि जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नंबर और पर्सन में मैच करने चाहिए। लाइक कैसे, जैसे आप ध्यान समझना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये पर्पज क्या है, इसका पर्पज है ग्रामेटिकली करेक्ट और क्लीन सेंटेंस बनाना, रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन में प्रोफेशनलिज्म दिखाना, ठीक है। फिर आता है इसका वर्किंग रूल। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब, ठीक है। ही वॉक, दे वॉक, सी इज हैप्पी, दे आर हैप्पी, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो ऐसे भी का। तो देखो रूल नंबर 1, एंड ज्वाइंस प्लूरल वर्ब। तो राम एंड श्याम, तो यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और नॉट, एग्री और नियर के लिए, एग्रीज विथ नियर सब्जेक्ट। तो आइदर ही और दे आर रॉन्ग, नाइदर सी और आई एम रेडी। यहाँ पे कलेक्शन नाउन का यूज कर रहे हैं सिंगुलर यूजुअली, और ईच, एवरी और एवरीवन का यूज कर रहे हैं सिंगुलरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्ब जो होती है, वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर पर्सन पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इंटरप्रेटिंग फ्रेजेस जैसे विथ हो गया, अलॉन्ग हो गया, विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, ये वर्ब को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नोबडी, ये मोस्टली क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप क्या है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे एंड हो गया, तो इसका रूल क्या है, प्लूरल वर्ब। एंड इसका क्या है, सीता एंड राम एंड सीता आर सिस्टर, ठीक है। इंटरप्रेटिंग फ्रेज, ओरिजिनल सब्जेक्ट से एग्रीमेंट जैसे द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज ऑन द टेबल। कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड मतलब प्लूरल वर्ब जब मेंबर अलग एक्ट करते हैं। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देम सेल्फ, ठीक है। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, नाउन एंड ये। तो देखो ये भैया जो है ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ ये आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, आई होप। एंड जैसे देखो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन तो आपको आता है। प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को संबंध मतलब रिलेशनशिप सेंटेंस से मतलब प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस एक के दूसरे वर्ड से, जैसे टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड इन सब के रूप में दिखाता है। तो ये क्या दिखाता है, एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखाता है एक दूसरे के वर्ड पे। जैसे पर्पस क्या है, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, डायरेक्शन हो गया और रिलेशनशिप हो गया, क्लियरली क्या करता है, एक्सप्रेस करना, ठीक है। सेंटेंस को मीनिंगफुल प्रिसाइज बनाना, ठीक है। वर्किंग का प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन, प्रोनाउन और इनसे पहले आता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमन कैटेगरीज जैसे टाइम हो गया, टाइम में क्या होता है, इन, ऑन, एट, और प्लेस में हो गया इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, डायरेक्शन, टू और टू, इनटू, टूवर्ड्स और एजेंट मैनर में यूज होता है। तो ये प्रीपोजिशंस के रूल्स हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे टाइम हो गया, टाइम में क्या हो गया, इन मंथ, इन ईयर, ऑन डे, ऑन दिस डे, एट एग्जैक्ट टाइम, और ये प्लेस के लिए हो गया, ठीक है। तो प्लेस और टाइम के लिए सेम चीजें ही यूज होते हैं, इन द रूम, इन इंडिया, ऑन द टेबल, एट द डोर, लाइक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होती हैं, कई बार रूल्स नहीं यूज रूल्स जो होते हैं यूज से याद नहीं करने पड़ते हैं, और गुड एट, अफेयर्ड ऑफ, मेरिट टू, एंड जो सेम प्रीपोजिशन होते हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग अलग दे सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद इन आईएनजी फॉर्म आता है बेस वर्ब इंस्टीड ऑफ लर्निंग और नॉट इंस्टीड ऑफ लर्न, ठीक है। टाइप क्या है, टाइप देखो है हमारा टाइप है, टाइम हो गया, तो टाइम में ये सारी चीज होती हैं, इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर।
सिंस 2020 फॉर 5 ईयर। प्लेस में इन ऑन एट अंडर अबव बिटवीन अमंग बिटवीन टू बुक्स अमंग फ्रेंड्स, ठीक है। डायरेक्शन मूवमेंट टू इंटू ऑन टू टूवर्ड्स थ्रू, तो ये वॉल्क इनटू द रूम्स, ठीक है। एजेंट मेजरमेंट, तो ये बाय विथ एंड रिटन बाय हिम, कट विथ अ नाइफ, ठीक है। तो ये है, एंड ये इसके करेक्ट यूजेस हैं एंड ये इसके कॉमन एरर्स हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो देखो टेंसेस तो सबसे बनते होंगे, तो टेंस के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आता है। तो फर्स्ट इज वॉइस बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वॉइस क्या बताता है, वॉइस बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो एक्टिव वॉइस है। या सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है नहीं, वो हमारा पैसिव वॉइस है, ठीक है। इम्प्रेसिव चेंज करना मतलब एक्टिव या एक्शन रिसीव करना पर फोकस करना। टेक्निकल साइंटिफिक राइटिंग में ऑब्जेक्टिवली दिखाना पैसिव वॉइस पर ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब आता है वर्किंग। एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम ईट्स एन एप्पल, इसका पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हमारा बी वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे, तो एन एप्पल इज ईटन बाई राम। तो ये क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो देखो जो हमारा अब इसका कन्वर्जन देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा चेंज होता है। अब देख लो, अब कैरेक्टरिस्टिक देखो, पैसिव वॉइस में जो होता है वो पैसिव वॉइस में डोर ऑप्शनली होता है, बाय फ्रेजेस ड्रॉप हो सकता है, और हर टेंस में पैसिव वॉइस बनाने में अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस फॉर्मली साइंटिफिक टेक्निकली राइटिंग में यूज होता है। अब देखो टेंस वाइज पैसिव वॉइस कैसे होता है, तो देखो सिंपल प्रेजेंट में ही राइट्स, इसका ये एक्टिव वॉइस है एंड ये पैसिव वॉइस है, तो ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सिंपल पास्ट में ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। Present continuous, he is writing a letter is being written by him. Present perfect, he has written a letter has written by him, ठीक है। मॉडल कैन विल, तो ही कैन राइट अ लेटर, ठीक है। अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम, तो ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब देखो, अब आता है आपका एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ पैसिव, जब दूर अननोन अनइम्पॉर्टेंट हो तब यूजफुल। द विंडो वॉज ब्रोकन एंड इसका साइंटिफिक वाला है। तो डिसएडवांटेज, सेंटेंस नंबर इनडायरेक्ट हो जाता है और ओवर यूज से राइटिंग वीक हो जाती है और अनक्लियर लगने लगता है, ठीक है। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में किसी के एग्जैक्ट वर्ड कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में उस बंदे के वर्ड्स को अपने शब्दों में बिना बिना कोटेशन मार्क्स के रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। पर्पज क्या, किसी दूसरे व्यक्ति के कहे हुए बातों को एक्यूरेटली पैराफ्रेज करके रिपोर्ट करना, एंड नरेटिव राइटिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग और फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ करना, ठीक है। अब देखो, हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त तीन चीज़ें चेंज होती हैं। टेंस एक स्टेप पीछे जाता है, मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, एंड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो तब। प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑलवेज, टाइम और प्लेस। नाउ का देन होगा, टुडे का दैट डे होगा, देयर का देयर होगा, एंड टुमारो का नेक्स्ट डे होगा। डायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। तो टेंस कैसे शिफ्ट होता है, प्रेजेंट होगा पास्ट में, पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, विल होगा वुड में, और कैन होगा कुड में। प्रोनाउन आई का ही और सी, वी का दे, माई का हिज और हर, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। टाइम और टाइम प्लेस, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सी, टेल, आस्क, प्रेजेंट टेंस में हो तब कोई टेंस चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट का टेंस चेंज नहीं होता। ही सेड द अर्थ इज राउंड, ये चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया, कमांड हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इनके कन्वर्जन रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। अब आता है सेंटेंस के टाइप देखो, तो स्टेटमेंट या असर्टिव, तो सी टोल्ड प्लस दैट, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ आस्क प्लस डब्ल्यू एच वर्ड, he asked where I was going। इंटरोगेटिव yes or no, ask प्लस if whether, तो he asked if I was ready, ठीक है। इम्परेटिव, कमांड प्लस रिक्वेस्ट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू, तो he request me to sit down। एक्सप्लेनेटरी, exclamate with joy and sorrow that, तो he exclaimed with joy that I was great। तो ये इसका करेक्ट यूज है, यस और नो क्वेश्चन, इफ वेदर यूज में यूज होता है, एंड क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब, एंड ये कॉमन एरर है इसके, ठीक है।
तो अब आपका देखना है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब है सेंटेंस के पार्ट, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लॉज हो गया, एंड किसी ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं ताकि ग्रामेटिकली करेक्शन मीनिंगफुल सेंटेंस सही बने। क्लियर और लॉजिकल ऑर्गेनाइज सेंटेंस लिखना, सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सही तरीके से लिखना, ठीक है। इंग्लिश में बेसिक वर्ड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में क्लॉज से मिलकर बनते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने में कंप्लीट होते हैं, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये देखो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपका ये है, ठीक है। अब इसमें देखो टाइप क्या है, सिंपल, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज द बॉय रन फास्ट, कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट फैन बॉय एंड सेमिकोलन, ही स्टडीड हार्ड सो ही इज फास्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, ऑल थ्रू इट रेन वी प्लेड, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, टू इंडिपेंडेंट प्लस वन इंडिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट, ऑल थ्रू द इट रेन्ड वी प्लेड वी एंड वी वॉन। तो देखो करेक्ट यूज किया, वैरायटी ऑफ सेंटेंस टाइप से राइटिंग इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लगती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कॉज इफेक्ट और कंडीशन कांस्टेंट क्लियरली शो होने लगते हैं, ठीक है। एंड कॉमन एरर रन ऑन सेंटेंसेस डिपेंड ऑन द क्लॉज बिना प्रॉपर बिना कंजक्शन के जोड़ना, ठीक है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 था। एंड देखो यूनिट नंबर 2 में तुमको प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स आता होगा। तो जो हमारा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स जो होता है वो प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड होता है। मतलब प्रीफिक्स के बाद हमारा क्या लगता है, मतलब देखो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स के पीछे हमारा वर्ड लगता है, ठीक है। एंड जो हमारा सफिक्स है, सफिक्स देखो मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ, आई नो, मेरे को पता है। जैसे हमारा अनहैप्पी हमें वर्ड बनाना है, तो हमारा जो प्रीफिक्स है मान लो अन है, ठीक है। अन है और हमारा हैप्पी, तो हैप्पी हमारा क्या होगा, रूट वर्ड हो जाएगा। एंड जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो प्रीफिक्स में सबसे आगे, जब हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स आगे लगता है, ठीक है। एंड सफिक्स में सफिक्स पीछे लगता है, ठीक है। क्लियर, ये देखो, ये आप इनको देख लेना, मैं ये पीडीएफ दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड पीडीएफ बहुत सिंपली मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। सिनोनिम्स मतलब देखो, हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, ग्लैड, जॉयफुल, प्लेज्ड एंड चेयरफुल। एंड जो हमारा इसका एंटोनिम्स होगा हैप्पी का सैड, अनहैप्पी, ये सब, ठीक है। एंड रीडिंग कंपैरिजन, ये भैया बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। एंड बस यही इतना 2 ही 3 टॉपिक हैं यूनिट नंबर 2 में। तो भैया यहाँ पे तुम्हारा ये यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा यूनिट नंबर, देखो मैं एक बात बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड जो इन मतलब बहुत इजी है, पूरा ग्रामर बेस्ड है। एंड अच्छे से तुम कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी जितना 3 यूनिट का कंटेंट मेरे को प्रोवाइड करना था वो मैंने आपको स्टार्टिंग के 1 घंटे में प्रोवाइड कर दिया है। एंड आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जस्ट तुम चाहे मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, चाहे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चाहे मेरा व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप कुछ भी ज्वाइन करके मेरे को ज्वाइन कर लो। एंड मैं ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा सुबह के। थैंक यू। एंड प्लीज़ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना एग्जाम से जाने पहले, क्योंकि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के दिए एंड मेरे को लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ जिनने जिनने बीएमई वाले में देखी है टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप भी देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ प्लीज़ अगर दिल कर रहा हो, आपका दिल करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक कमेंट कर देना मेहनत के लिए। एंड अभी देखो 2:20 हो गया, 7 तारीख है एंड वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।